नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे भारत की क्रिकेट डिप्लोमेसी के बारे में। जैसे ही क्रिकेट नाम आता है, चाहे मैच हो या इससे जुड़ी न्यूज हो, हर भारतीय का ना एक अपने आप इंटरेस्ट जाग जाता है। एक मूवी थी, मैंने उसमें एक डायलॉग सुना था और बड़ा अच्छा डायलॉग था। अगर भारतीयों की बात करें, स्पेशली हम इंडियंस की, तो देश पे वॉर और क्रिकेट में हार ये हमें बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज जरा जानेंगे इंडिया की जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है ये चर्चा में क्यों है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ये भारत आए हुए हैं और भारत आने के पीछे इनका मेन कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इनको दिया गया निमंत्रण, और इनके साथ ऑस्ट्रेलिया के कई सारे उद्योगपति, ऑस्ट्रेलिया के कई हाई प्रोफाइल मंत्रियों को भी यहां पे आने का निमंत्रण दिया गया है। और इसी के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इनको गुजरात के अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम है, वहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो क्रिकेट मैच हो रहा है, इसको देखने का भी आमंत्रण दिया गया। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, जैसा कि इस फोटो में ही, तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है, भारत की एक सॉफ्ट पावर को दिखा रहा है। प्लस इसी को हम लोग नाम लेते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी। ये तो हो गई संदर्भ। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको चीजों को बेसिक से बताना थोड़ा स्टार्ट करूं। क्रिकेट डिप्लोमेसी पे बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ी सी बात करेंगे सॉफ्ट पावर के ऊपर, फिर बात करूंगा मैं डिप्लोमेसी के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले जरा सॉफ्ट पावर को समझते हैं। तो सॉफ्ट पावर की जब बात करते हैं ना, तो देखिए यहां पर जब पावर का नाम लेते हैं तो इसको बोलते हैं भैया शक्ति, ठीक है। तो इसमें दो चीजें आती हैं, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर की बात आती है जब हम लोग बात करते हैं अपने वेपन्स के बारे में, ठीक है। हमारे पास इतने लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वॉरफेयर हैं, सबमरीन्स हैं, नेवल शिप्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, तो इनको बात करते हैं, ये हमारी हार्ड पावर है, ठीक है। जब हम लोग सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो यहां पर बात आती है जिसमें हमारी कला का उपयोग होता है, जहां पर हमारे कल्चर का उपयोग होता है। आयुर्वेद की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, म्यूजिक की बात करते हैं, मूवीज की बात करते हैं, और उसी के साथ साथ क्रिकेट की, यानी कि क्रिकेट का तो एक उदाहरण हो गया, खेल की बात करते हैं। तो जब ऐसी अमूर्त चीजों की बात करते हैं तब हम लोग अपने सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे, जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूं, ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है। ओलंपिक्स में जिस देश के सबसे टॉप में मेडल आते हैं, मान लीजिए कोई एक्स देश है, उसने ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं और वो उनकी पदक तालिका में नंबर 1 रैंकिंग पे आ रहा है, तो दूसरे देशों के अंदर ना उस देश के लिए एक रिस्पेक्ट आ जाती है। अब वो देश ना इस टॉपिक के बारे में किसी से भी बात करेगा ना, तो दूसरे जो देश हैं वो बड़े ध्यान से उसकी बात सुनेंगे, नहीं ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। एक बहुत जनरल सा एग्जांपल है, हम रोजमर्रा की लाइफ में देखते हैं। मान लीजिए हमारे घर के पड़ोस में कोई हमारे पड़ोसी रहते हैं, ठीक है। अभी उनके यहाँ जो बच्चा है, मान लीजिए 10th का पेपर दे रहा है, 12th का पेपर दे रहा है, या मान लीजिए स्टेट पीसीएस यूपीएससी दे रहा है, और उसमें वो टॉप कर दे, तो आसपास मोहल्ले में जो घर होते हैं उनके दिल में उस बच्चे के लिए एक रिस्पेक्ट जाग जाती है। अब वो बच्चा अगर कुछ भी नॉर्मल भी चीज बोल रहा है कि नहीं देखो हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, हालांकि हमको ये पहले से ही पता है, मगर वो बच्चा जब ये चीज बोलेगा तो उसका मोहल्ले के दूसरे जो पेरेंट्स हैं उन पे एक अलग ही असर पड़ रहा है। तो ये उसने अपनी सॉफ्ट पावर मेंटेन करके रखी है वहां पर, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट पावर। दूसरा, यहां पर जब हम लोग डिप्लोमेसी की बात करते हैं ना मेरे भाई, तो डिप्लोमेसी का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, जिसको हिंदी में कूटनीति बोलते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, डिप्लोमेसी का मतलब होता है ये एक तरीके की ऐसी कला होती है ना, या एक तरीके की ऐसी, समझ लीजिए ऐसा विज्ञान है जिससे हम दूसरे देशों के साथ किस तरीके से संबंधों को स्थापित करना है ये आने लग जाता है, ठीक है। हम व्यापार की दृष्टि से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से हम किस तरीके से दूसरे देश को अपने क्लोज ला सकते हैं, उनके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कूटनीति। अब बेसिकली ऐसे तो जो कूटनीतियां होती हैं वो मल्टी ट्रैक होती हैं, ये हमारे मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने आईआर में ये पढ़ा भी होगा। देखिए इसमें क्या है, ट्रैक 1 होता है, ट्रैक 2 है, और ट्रैक यहां पर 3 है। अब ट्रैक 1 की जब बात करते हैं ना, तो हाई लेवल के जो लीडर्स होते हैं दो देशों के बीच में, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, तो यहां पर जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो इन लोग जब आपस में मिलके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या कोई आपस में ट्रीटी साइन करते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, ठीक है, हमारे विदेश मंत्री उनके विदेश मंत्री से मिलते हैं। कहने का मतलब है जब हाई लेवल की
पॉलिटिकल लीडर्स आपस में मीटिंग करते हैं तो उसको ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं। जब हम लोग ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो यहां पर जैसे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कोई एनजीओ है ना, या फिर कोई प्रोफेशनल ग्रुप है, वो जब दो देशों का आपस में मिलता है तो उनको हम लोग ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं। जब हम लोग ट्रैक 3 डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, इसमें कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, प्राइवेट बिजनेसमैन है, कोई उद्योगपति आपस में मिल रहे हैं, या यहां के लोग वहां पे जा रहे हैं, वहां के लोग यहां पर आ रहे हैं। तो इस टाइप से जब हमारे संबंध मजबूत होते हैं और इस टाइप की कला जो हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत कर सकती है, उसको हम लोग ट्रैक 3 डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं। तो अभी तक की जो कथा मैंने आपके सामने रखी थी वो केवल इसलिए रखी थी ताकि इस प्रायोजन का आपको अर्थ समझ में आ सके। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे अपनी क्रिकेट डिप्लोमेसी के बारे में। अब क्रिकेट भी एक तरीके की, ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है ये एक तरीके की क्या है, इंडिया की सॉफ्ट पावर है। आपको पता है 1983, 2007 और 2011 3 बार का जो वर्ल्ड कप है वो विश्व विजेता है इंडिया। तो अब अगर हम लोग ना क्रिकेट के बारे में या फिर हम किसी दूसरे देश को आमंत्रित करते हैं क्रिकेट मैच के लिए, तो इस फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, केवल इस फील्ड की। तो इस फील्ड में दुनिया में हमारा अपना एक पोजीशन है, एक दबदबा है। तो जब भी हम लोग क्रिकेट के बारे में कोई बात करते हैं तो लोग बड़े ध्यान से उसको समझने का प्रयास करते हैं। लोग यहां पर हमको रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखते हैं। देखिए जिस तरीके से आप देख पा रहे हो 75 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप थ्रू क्रिकेट विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर। अब आपको पता है जिस तरीके से इंडिया वर्सेस पाक ये जो मैचेस होते हैं ये केवल एक क्रिकेट मैच नहीं होता, ये एक इमोशन इसके साथ जुड़ जाता है। वैसा ही इमोशन हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के साथ भी जुड़ जाता है। हालांकि तब भी इनका पलड़ा यहां पर ज्यादा भारी रहता है। तो यहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 75 ईयर्स भी होने जा रहे हैं फ्रेंडशिप के, इस वजह से भी ये विजिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जरा एक एंगल से और देखते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी के बारे में। थोड़ा सा मैं आपके दिमाग को मल्टी डायमेंशन ले जाने की प्रयास करूंगा। आप देखो 1947 का दौर, ठीक है, जब हमको पता है हम आजाद हो रहे हैं, बट एक और भी चीज थी इस वर्ष की, हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग जो था वो उसका डिवाइडेशन हो गया, ठीक है, और वो डिवाइडेशन धर्म के आधार पर किया गया। तो उस टाइम पे आप देखोगे बहुत सारी हिंसक गतिविधियां पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रही थी। क्षेत्रवाद की मांग उठाई जा रही थी। जम्मू कश्मीर की बात कर लें, हैदराबाद की बात कर लें, जूनागढ़ की बात कर लें, तो ये सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने की डिमांड कर रही थी। कास्ट बेस्ड पे, जाति को लेकर बहुत सारे विरोध देखने को मिले। तो जब ये सारी चीजें उस दौरान चल रही थी ना, तो उस दौरान सोचो कि देश को एकीकरण कैसे करा जा सके। तो हालांकि एकीकरण करने के बहुत सारे तरीके तत्कालीन सरकार के द्वारा अपनाए गए और वो सक्सेसफुल भी रहे। आज आप जो हम अपना यूनाइटेड इंडिया देखते हैं, अखंड भारत जो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे उस टाइम के जो लीडर रहे हैं उनके दूरगामी दृष्टि का एक परिणाम था। उसके साथ साथ यहां पर ना खेलों की बात करें तो क्रिकेट ने भी यहां पर यूनिटी की भावना डेवलप करी। कैसे, सोच के देखिए। अब जब भी क्रिकेट के टीम की बात होती है, अब आपको पता है कि टीम में हिंदू धर्म के लोग भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं। तो सारे धर्मों के लोग जो हैं वो एक टीम बना के यहां पर देश के लिए खेलते हैं। तो एक तरीके से बात करी जाती है जो यहां पर हमारे संविधान में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म की, वो भी भावना हमको क्रिकेट टीम के अंदर देखने को मिलती है। यहां पर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई राजस्थान से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है। तो इस तरीके के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग भी यहां पर देखने को मिलेंगे। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। अलग अलग रंग के लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इन सबको पीछे छोड़ते हुए यहां पर आपको एक इंडिया के अंदर यूनिटी देखने को मिलती है। तो एक तो क्रिकेट जो है वो इसमें बहुत बड़ा योगदान देता है, जो अनेकता में एकता वाली बात होती है। दूसरा, यहां पर सोच के देखिए, महाराष्ट्र के किसी स्टेडियम में मैच है तो यहां पर यूपी का व्यक्ति भी देखने को जाता है, यहां पर नॉर्थ ईस्ट से भी व्यक्ति देखने को आते हैं, नागालैंड, मिजोरम, असम से भी व्यक्ति देखने को आएंगे, यहां जम्मू कश्मीर से भी व्यक्ति मैच देखने को आएगा, गुजरात से भी देखने को आएगा, तमिलनाडु, केरला से भी मैच देखने को आएगा। तो इतने विभिन्न विभिन्न राज्यों से जब व्यक्ति यहां पर देखने मैच पहुंचते हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारा कल्चर है, ठीक है, उसका भी यहां पर आदान प्रदान होता है। ठीक है, यहां पर लोग जाते हैं, मैच देखते हैं, आपस में एक दूसरे विभिन्न विभिन्न कल्चर के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, उसका भी लुत्फ उठाया जाता है। तीसरा एंगल यहां पर देखो आर्थिक दृष्टि से। आप एक जगह पर मैच होता है, अब वहां पर देखो मैच की टिकट्स की बात कर लें, वहां पर एडवर्टीजमेंट की बात कर लें, वहां पर होटल, रेस्टोरेंट, इन सब चीजों का कितना डेवलपमेंट होता है। यहां पर जो लोकल के टैक्सी चालक होते हैं उनका भी कितना अच्छा रोजगार उनको मिलता है। तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सेकुलरिज्म की दृष्टि से, यूनिटी की दृष्टि से
यहां तक कि लैंगिक भेदभाव भी नहीं है। अब आप सोच के देखो, अभी अभी बीसीसीआई ने, आप देख रहे हो वुमेन्स आईपीएल हो रहा है, ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ समय पहले इनका निर्णय आया था कि जो मेंस प्लेयर की जो सैलरी है और वुमेन्स प्लेयर की सैलरी को ये लोग सेम कर देंगे। तो इस तरीके से यहां पर क्रिकेट के अंदर एक लैंगिक जो भेदभाव है उसको भी खत्म करने का जो प्रयास है वो भी देखने को मिलता है। तो इतने सारे जब मोड्स हमको क्रिकेट से देखने को मिलते हैं, तो फिर यहां पर क्रिकेट डिप्लोमेसी दो देशों के बीच में भी तो संबंधों को सुधार सकती है। उसी संबंधों को सुधारने के लिए हमने पाकिस्तान के साथ, उसकी स्टार्टिंग हुई 1987 में, जब पाकिस्तान के उस समय के जो राष्ट्रपति थे जियाउल हक, वो यहां पर भारत के अंदर भारत और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच था उसको देखने आए। उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। उसी के बाद आप देखोगे 1999 में जो भारत से पाकिस्तान की तरफ बस यात्रा की एक मुहिम हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा भी स्टार्ट करी गई थी। हालांकि इसके जस्ट बाद आप देखोगे ये बस यात्रा हो रही है फरवरी के महीने में, और मई महीने में भारत ने कारगिल वॉर जो था इसको भी फेस किया। तो यहां पर यह भी देखा जाता है कि जब भी हमने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया या हमने संबंधों में सुधार लाने का एक हाथ बढ़ाया, तो उसके रिटर्न में हमें क्या मिला? हमें वॉर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर कई लोग इस चीज का विरोध करते हैं कि भाई जो क्रिकेट मैच होता है या जो व्यापार होता है, इसको यहां पर पूरी तरीके से क्या कर देना चाहिए? बैन कर देना चाहिए। मुझे याद है कि इस दौरान एक न्यूज भी आई थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, वो जब लाहौर में स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने स्पीच में एक कविता पढ़ी थी। वो कविता आप लोग जरूर गूगल पे पढ़िएगा, जरूर उसको आप अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। उस कविता के शब्द थे, जंग ना होने देंगे। इस कविता को जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी कविता है ये। बट उसके बाद भी कारगिल वॉर हमको देखने को मिलता है। फिर आप देखोगे 2004 में 15 साल के गैप के बाद यहां पर पाकिस्तान का दौरा किया गया भारतीय टीम के द्वारा। अब ये गैप इसलिए भी इतना रहा क्योंकि आपको पता है 2001 में हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, 1999 कारगिल वॉर हुआ ही था। तो ये जो इतना लंबा गैप देखने को मिला, तो 2004 में यहां से इंडिया जो टीम थी वो पाकिस्तान गई क्रिकेट मैच खेलने। इसके बाद आप देखोगे 2005 आता है, तो यहां पर हमारे प्रधानमंत्री थे तत्कालीन मनमोहन सिंह जी, पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ भी क्रिकेट मैच के लिए भारत आए थे। और इसी दौरान इन्होंने कश्मीर पर जो विवाद है, कश्मीर मुद्दे का हल निकालने के लिए भी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी। तो एक तरीके से आ रहे हैं क्रिकेट देखने, बट यहां पर क्या हो रहा है कि जो अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी क्या करो, यहां पर सॉर्ट आउट करो। तो क्रिकेट जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प करता चला आ रहा है कि दो देश जो हैं वो आपस में एक दूसरे के सामने आए, एक दूसरे के साथ एक ही मंच पर बैठें और अपनी प्रॉब्लम्स को बातचीत के जरिए सॉल्व करें। बट यही क्या देखने को मिलता है, 2008 भारत में मुंबई अटैक होते हैं, ठीक है। तो फिर वहां से ये चीजों का गैप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब आपको पता है कि 2011 का जो वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर ही ऑर्गेनाइज हुआ, जिसको हमारे प्यारे भारत ने जीता, उसमें भी सेमीफाइनल में जो मैच था उसको देखने यूसुफ रजा गिलानी वो यहां पर आए थे। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने क्रिकेट डिप्लोमेसी की सहायता लेते हुए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बैठकर जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिस्प्यूट हैं, बिना किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप से इसको सॉल्व करें। हम किसी भी खेल की बात कर लें, तो कल्चर हो, धर्म हो, जाति हो, क्षेत्र हो, आर्थिक रूप की बात कर लें, सामाजिक रूप से, तो इन पहली चीज तो ये सारे गैप को दूर करने का बहुत अच्छा प्रयास करता है और आर्थिक सामाजिक रूप से दोनों देशों को या किसी भी जगह को सशक्त करने का प्रयास करता है, लैंगिक अंतराल को दूर करने का प्रयास करता है। तो यदि खेल की सहायता से, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी की सहायता से हम लोग कोई भी विश्व के दो देश जो हैं वो अपने बीच में संबंधों को और प्रगाढ़ कर सकते हैं। चलिए, इंडिया पाकिस्तान के संबंधों के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछता हूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, शिमला एग्रीमेंट के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का सत्र आपको कैसा लगा। मैंने कोशिश करी है आपको इस पूरे सत्र को 3 पार्ट में डिवाइड करने की, और 3 पार्ट में मैंने सोचा था आपको समझा दूंगा। पहला पार्ट था मेरा सॉफ्ट पावर, दूसरा था डिप्लोमेसी क्या होती है, और तीसरा क्रिकेट की डिप्लोमेसी का विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी बिग न्यूज के अगले सेशन में एक नए बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।